गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था हेड ऑन कोलिजन। लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था हेड ऑन कोलिजन, ठीक ना, समूह प्रत्यास्थ टक्कर। इसके हम बात कर रहे थे प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इसकी हमने बात की थी, जिसमें हमने ये माना था कि M1 M2 दो मास पार्टिकल हैं। टक्कर से पहले इनकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। टक्कर होती है, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। तो हमने टक्कर के बाद की जो वेलोसिटी है v1 और v2 प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में निकालने की कोशिश की थी, वो यहाँ पे निकाली भी थी, ठीक है ना। क्या होती है ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है ये, ठीक है ना। प्रत्यास्थ टक्कर की बात की, प्रत्यास्थ टक्कर, तो इसमें हमने M1 M2 दो पार्टिकल माने थे। U1 वेक्टर U2 वेक्टर इनकी टक्कर से पहले थी, पहले का वेग है, और v1 और v2 टक्कर के बाद का वेलोसिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने v1 और v2 वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। इसको मैं लिखने का तरीका भी बताया था कि डायरेक्टली इनको याद रखना चाहो, क्योंकि डायरेक्ट में पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसके अंदर। तो v1 वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 है, 1, क्योंकि हमको u1 और u2 की टर्म में लिखना है, तो 1 है, 2 1, ठीक है। ये प्लस, और ऐसे ही यहाँ पे ये 2 है, तो ये 1 प्लस ये 2 1 2 1 2 1, ओके, प्लस। तो ये पता है M1 प्लस M2, सभी में ये M1 प्लस M2 होगा, नीचे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें 2 वाला पार्ट लिखेंगे, और ये जो 2 है 2 के साथ M2, 1 है, 1 के साथ M1, ये 1 है, तो ये M1 माइनस M2, ठीक है। और ये 2 है, और ये M2 माइनस M2, ठीक है। तो ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर ये हमने कैलकुलेट किए थे, जो अभी ये हमने लिखे हैं। अब हम इसकी कुछ केस देखते हैं, ठीक है ना। तो जो टक्कर होती है, तो टक्कर होने के बाद में क्या क्या संभावनाएं हमारे सामने आ सकती हैं, उन संभावनाओं को देखते हैं, उन स्थितियों को देखते हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो इनको हम बोलते हैं विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, ठीक है ना। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस। तो पहली स्थिति फर्स्ट, ठीक है। स्थिति फर्स्ट क्या हो सकती है, देखो स्थिति फर्स्ट ये हो सकती है कि एक तो ये है और एक ये है, ये दो इक्वल ले लेता हूं मैं, ठीक है। एक M1 है, M2 है, इन दोनों का मास इक्वल हो, ठीक है। टक्कर के पहले इन दोनों का मास इक्वल हो तो क्या होगा, और ये 1D के अंदर, मतलब एक लाइन के अंदर गति कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइन में ये एक पार्टिकल है जो इस तरफ मूव कर रहा है, एक ये पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक लाइन के ऊपर। तो टक्कर के बाद क्या होगा, तो टक्कर के बाद देखो एक लाइन में आ रहे हैं, दोनों के सेम मास है, तो हम आसानी से देख सकते हैं ये दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद, ठीक है ना, ये पार्टिकल अपनी वापस लौट जाएगा, और ये इधर वाला पार्टिकल अपनी जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके विपरीत डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्शन तो ये होगी, ये यहाँ से, ये मान लो यहाँ पे टक्कर होती है, तो टक्कर के बाद ये इसी के ऊपर ये वापस लौट जाएगा, और ये इधर ये वापस लौट जाएगा। ये तो डायरेक्शन की बात है।
बट वेलोसिटी क्या होगी, ये फर्स्ट पार्टिकल ये टू पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी टक्कर के बाद, तो इसकी क्या होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगी देखो, तो केस क्या है, जब m1 इक्वल टू m2 हो तो, ठीक ना, m1 इक्वल टू m2 हो तो देखो यहाँ से v1 v2 से m1 इक्वल टू m2 मतलब m1 प्लस m2, इसको यदि हम m लिख लें तो ये m1 प्लस m2, तो ये 2m मतलब m1 इक्वल टू m2, ये केस है, इसको यदि हम m लिख लें, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, और m1 माइनस m2 ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से वेलोसिटी v1 क्या मिलेगी हमको, v1 क्या मिलेगी, ये तो 2m हो गया, ये 2m को हम m लिख सकते हैं, और m1 प्लस m2 ये 2m हो गया, ये 2m हो गया, और ये u2 वेक्टर, ठीक है, प्लस ये m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो ये 0 की पूरी टर्म 0, ओके, ये 0, और यहाँ पे v2 की वैल्यू देखो, v2 की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से देखो v2 की वैल्यू 2m1 प्लस m2, तो ये m हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा, तो ये 2m अपॉन 2m, और ये u1 प्लस ये m2 माइनस m1 0, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, ये इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो 2m अपॉन 2m, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं v1 वेक्टर इक्वल टू u2 और v2 वेक्टर इक्वल टू u1 वेक्टर, ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं क्या देख रहे हो कि जब दो इक्वल मास के पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के बाद ये वन पार्टिकल है, ये टू पार्टिकल है, तो टकराने के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाती है, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पार्टिकल की वेलोसिटी बन जाती है, अर्थात जो दूसरा पार्टिकल है वो इस पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ गति करता है, ठीक है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और पहला वाला पार्टिकल इस दूसरी वाली पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ गति करता है, अर्थात ये जो है ये पार्टिकल इधर आया, ये टक्कर के बाद में ये जो है ना, ये पार्टिकल जो पहले u1 वेग से इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब ये वापस इस डायरेक्शन के अंदर u1 वेग से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, इस वाले से, ये u1 से इधर आ रहा था, तो ये u1 से इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा u2 से, ठीक है ना, u2 से इधर अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, और ये जो है ये पार्टिकल जो इस u2 वेग से इधर की तरफ आ रहा था, अब टक्कर के बाद ये इस u1 से इस डायरेक्शन में गति करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, समझ गए होंगे, अर्थात एक दूसरे के वेग बदल जाते हैं, ठीक ना, एक दूसरे के वेग बदल जाते हैं। अब जब एक दूसरे के वेग बदल गए तो इसका मतलब संवेग बदल गए, तो हम यहाँ पे वेग ना बोल के संवेग का विनिमय बोलते हैं, ठीक है, कि जो संवेग एक दूसरे का संवेग का विनिमय हो जाता है यहाँ पे, ओके, अर्थात संवेग बोले तो ऊर्जाओं का भी यहाँ पे विनिमय हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये इधर आया, टक्कर भी इधर आ गया, ये इधर टक्कर भी इधर आ गया, मतलब डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन हो जाती है, और वेलोसिटी एक दूसरे की बदल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, v1 इक्वल टू u2, v2 इक्वल टू u1, ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ का संवेग था वो टोटल संवेग इसका हो गया, इसका था वो इसका हो गया,
मतलब यहाँ पे जो संवेग में जो विनिमय होता है, संवेग का विनिमय होता है वो अधिकतम होता है। इस पोजीशन में जब m1 इक्वल टू m2 होता है तो इस पोजीशन में संवेग का विनिमय अधिकतम होता है। ठीक है, लिख लो इसको, अब हटा दो इसको, ये रहने दो स्थिति फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इस यहाँ पे लिख लेना इस स्थिति में संवेग विनिमय अधिकतम होता है। इस संवेग विनिमय अधिकतम होता है। ठीक है ना, ये डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो। यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक समान बॉल लेना, ठीक है ना, गेंद जो होती है, और उनको आपस में टक्कर करवाना और ध्यान से देखना उनको। ठीक है ना, एक बॉल को धीरे फेंकना, एक को इधर फास्ट फेंकना, और जब टक्कर के बाद देखोगे तो ये पाओगे आप कि ये जो धीरे बॉल आ रही थी वो तेज होके फिर अपनी जो जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसकी विपरीत डायरेक्शन में चली जाएगी, और ये जो तेज फेंकी है ये बॉल धीरे हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मास इक्वल होने चाहिए और 1d के अंदर गति करनी चाहिए। ठीक है ना, तो 1d के लिए जैसे पाइप होता है, पाइप के अंदर आप फेंकोगे तो वो 1d में हो जाएगा मोशन उनकी। ओके, तो अधिकतम होता है। और इसका जो यूज है, ठीक है ना, इसका इस स्थिति का हम यूज डेली लाइफ में भी करते हैं, रोजमर्रा के काम में भी करते हैं। किस में काम करते हैं? जहाँ पे हमारी लाइट बनती है ना, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वहाँ पे जो नाभिकीय भट्टी होती है, नाभिकीय भट्टियों में जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए इस स्थिति का काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ठीक ना, मेन इसी स्थिति का काम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके उदाहरण यदि देखना चाहो तो नाभिकीय भट्टी में तावित न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। वहां पे होता क्या है कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन यूरेनियम जब विखंडित होता है तो वहां से न्यूट्रॉन बनते हैं। तो उन न्यूट्रॉन को मंदित करने के लिए, उनकी स्पीड को कम करने के लिए, जो इस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान के इक्वल वाले जो भी तत्व हैं, ठीक ना, जैसे न्यूट्रॉन है तो हाइड्रोजन हुआ, ठीक है ना, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन से बने हुए जितने भी और दूसरे तत्व हैं, ठीक ना, भारी जल है D2O, ठीक ना, हाइड्रोजन है H2O जो जल होता है, तो इनका यूज वहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन होते हैं वो इस हाइड्रोजन आयन से टक्कर करते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन से टक्कर करते हैं, और इस हाइड्रोजन आयन का और न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है। इक्वल होने के कारण जो न्यूट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा, ये रेस्ट में रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, ये रेस्ट में रहते हैं, तो अपनी ऊर्जा जो है इसको दे देते हैं, जिसके कारण ये मोशन में हो जाते हैं, और इनका जो संवेग है, क्योंकि ये रेस्ट में रहते हैं तो ये भी रेस्ट में हो जाते हैं, इक्वल मास है, लगभग इक्वल मास है, तो ये भी रेस्ट में हो जाते हैं, तो ये मंदित हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि संवेग का एक दूसरे का विनिमय होता है अधिकतम। ओके, ठीक है। केस दूसरी स्थिति सेकंड, ठीक है, स्थिति सेकंड में
हम लेते हैं कि जब U2 इक्वल टू जीरो, U2 इक्वल टू जीरो मतलब एक पार्टिकल ये है m1 मास का और दूसरा पार्टिकल ये है m2 मास का। m1 मास की जो वेलोसिटी है वो v1 है, और लेकिन ये U2 है m2 मास, ये रेस्ट में है, ठीक है ना, एक जगह स्थिर है। एक पार्टिकल ये है जो U2 है, ठीक है ना, सॉरी m2 है, ये रेस्ट में है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल ये है जो आ रहा है, ठीक है, इस u1 वेलोसिटी से, ठीक है, और आके इससे टक्कर करता है। टक्कर करने के बाद देखो क्या होता है। अब इसमें भी हम डिफरेंट केस की बात करें तो m1 इक्वल टू m2, m1 लेस देन m2, m1 ग्रेटर देन m2। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि डायरेक्ट पहले तो इनकी वेलोसिटी v1 और v2 क्या होगी। तो ये u2 u1, तो पहला केस जब देखो यहाँ पे v1 जब u2 इक्वल टू जीरो हो तो, ठीक है, ये v1 की वेलोसिटी क्या होगी, u2 इक्वल टू जीरो, तो u2 इक्वल टू जीरो, ये जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इसमें ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, v1 का पार्ट बचेगा ये m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ठीक है ना, इसमें ये वाला पार्ट बचा u1 वेक्टर, ओके, ये वेक्टर, ओके, और ये v2, इसमें ये u वाला पार्ट बचा 2m1 u1 वेक्टर को m1 प्लस m2, ओके, v1 और v2 ये वेलोसिटी यहाँ पे हमको प्राप्त होती है। देखो क्या हुआ, क्या घटना घट रही है यहाँ पे कि जब ये पार्ट ये m2 रेस्ट में है और ये m1 गति करता हुआ आ रहा है और इससे टकराया, तो क्या हुआ, तो होता क्या है, ये होता है, अर्थात जो रेस्ट में था वो भी गति पकड़ लेता है, ठीक है ना, वो भी इस वेलोसिटी से, किससे, जो m2 है पहले रेस्ट में था और m2 की वेलोसिटी हो गई v2, इस वेग से, ठीक है ना, गति करना स्टार्ट कर देता है। और v1 जो m1 है पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, अब इसकी वेलोसिटी ये हो गई है, u1 का ये हिस्सा हो गया, मतलब इतना हिस्सा ये इसको मिल गया है, ठीक है। तो ये आए टेस्ट में है टक्कर की, टक्कर के बाद में ये भी मूव करने लग गया, ये भी मूव करने लग गया, दोनों मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि ये रेस्ट में था, ये यहाँ से कुछ एनर्जी लेकर आया, ठीक है, कितनी एनर्जी लेके आया, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है, और ये इससे टक्कर की, तो टक्कर के बाद क्योंकि ये भी गति करने लग गया, इसका मतलब इसमें भी कुछ गतिज ऊर्जा आ गई, तो इसकी गतिज ऊर्जा का कितना हिस्सा इसमें ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरित हुआ, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी टक्कर के बाद, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगी, और इसकी टक्कर के पहले कितनी थी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर। तो इसके सापेक्ष इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी कमी आई, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा 10 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, ये करके लिख रहा हूँ, एक इकाई से दूसरे कण में गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण, कितना स्थानांतरण हुआ, कितना रेंज का स्थानांतरण हुआ, ये हम देख सकते हैं। तो देखो
1/2 m v1 स्क्वायर, ये स्थानांतरण हुआ, ठीक है, सॉरी v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब पहले रेस्ट में था, अब v2 स्क्वायर हो गया, तो ये स्थानांतरण हुआ किसमें से, ये m2 है, m1 u1 स्क्वायर, ठीक है ना, किसमें से, m1 u1 स्क्वायर से, ठीक है। तो ये कितना होगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक हाफ, तो ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m2 v2 स्क्वायर, तो m2 v2 की वैल्यू क्या है, ये वाली, यहाँ से v2 की वैल्यू पुट कीजिए, m2 v2, तो 2m1 पूरी लिख लो आप, m1 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है, और ये यहाँ पे m1 और u1 स्क्वायर, तो m1 u1 स्क्वायर मतलब u1 स्क्वायर ही है, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे, और तो ये स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, m1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया यहाँ पे m2 और ये 4 m1 स्क्वायर और ये u1 स्क्वायर अपॉन ये आपका यहाँ पे m1 u1 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई, ये जो है m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये जो टर्म है ये इसके साथ में आ गई, ओके। तो यहाँ पे अब क्या मिल रहा है आपको, u1 से u1 कैंसिल हो गया, m1 स्क्वायर है तो m1 से कैंसिल हो गया, बाकी सारा का सारा यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बच गया, ओके। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये हाफ m2 v2 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये कितना होगा, 4m1 m2 4m1 m2 अपॉन ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख आसानी से देख सकते हैं कि ये तो थी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का m2 को इतना हिस्सा, कितना हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, इसको m2 को स्थानांतरित हो चुका है, कितना है 4m1 m1 प्लस m2, ठीक है। अर्थात इसको यदि मैं k1 मानूं, ठीक है, और इसको मैं यदि k2 मानूं, मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ देर के लिए लिख सकता हूँ क्या, कि जो k1 है k2 इक्वल टू ये 4m1 m2 m1 प्लस m2 k1, ठीक है ना, मल्टीप्लाई k1, मतलब जो k2 है इस k1 का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का इतना हिस्सा हो गया है, 4m1 m2 m1 प्लस m2, इतना हिस्सा जो है इस m2 वाले पार्टिकल जो कि रेस्ट में था उसके पास आ गया है, ये वाला हिस्सा 4m1 m2 m1 प्लस m2, ओके। क्या समझ गए होंगे आप इसको। अब यहाँ पे यदि हम और केस की बात करें, ठीक है, इसी के अंदर यदि, ठीक है ना, इसी के अंदर यदि हम और केस की बात करें कि m1 इक्वल टू m2 हो तो, ठीक है ना, m1 इक्वल टू m2 हो तो m1 प्लस m2, तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, मतलब ये 4m स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4m स्क्वायर, और यहाँ पे 4m1 m2, तो ये भी 4m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये m1 m2 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स इसको यदि हम k1 और इसको k2 मान लें, ठीक है, तो k2 अपॉन k1 इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसको हमने k2 माना है, ध्यान देना, और इसको हमने k1 माना है, तो ये k2 अपॉन k1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब जब दोनों का मास इक्वल होता है, इसका मतलब इसका फिजिकल मीनिंग समझना, ठीक है ना, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। फिजिकल मीनिंग क्या है कि ये एक रेस्ट में है पार्टिकल, ये गति करता हुआ आ रहा है, टक्कर कर रहा है, और जब इन दोनों का मास इक्वल है
तो ये टक्कर करेगा। टक्कर करने के बाद क्या होगा कि ये तो हो जाएगा रेस्ट में, जो गति करता हुआ आ रहा था ये तो हो जाएगा रेस्ट में, और ये जो सेकंड पार्टिकल है ये गति करने लग जाएगा। और किस वेग से गति करने लग जाएगा, सॉरी किस काइनेटिक, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हम गति ऊर्जा की बात करें तो इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है ना। पूरी ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो जाएगी यदि इन दोनों के मास इक्वल है तो समझ गए होंगे आप, ओके। और यदि मास इक्वल नहीं है, नेक्स्ट कंडीशन देखें, ये तो हमने ये कर ली। यदि नेक्स्ट तो अब हम यदि यहाँ पे देखें कि m1 ग्रेटर देन m2 और m1 लेस देन m2, इन दोनों केस के लिए देखें तो ये हमेशा लेस देन ही होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ये जो k2 अपॉन k1 है ये 1 नहीं होगा, ठीक है ना, ये 1 नहीं होगा, दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर डेट केस ये जो k2 अपॉन k1 है ये 1 नहीं होगा। 1 नहीं होने का मतलब कि इसकी जो ये टक्कर भी, ये रेस्ट में है, ये टक्कर होने के बाद इसका जो गतिज ऊर्जा का संपूर्ण भाग है वो इसमें ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ भाग इसमें ट्रांसफर होगा और कुछ इसमें रह जाएगा, ठीक है। ये सेकंड केस था। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। स्थिति थर्ड, इसमें क्या है कि जब m2 ग्रेटर देन m1 व u2 इक्वल टू 0, u2 इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है। m2 मतलब जो सेकंड है पार्टिकल वो बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा m और m1 की तुलना में। जैसे ये है, ये एक चौक का टुकड़ा है और एक ये डस्टर है या फिर ये पार्टिकल है, ठीक है ना। तो अब हम इन दोनों की टक्कर करेंगे तो ये इसकी तुलना में बहुत भारी है, ठीक है ना, बड़ा भी है। तो टक्कर हुई और ये रेस्ट के अंदर है, ये रेस्ट के अंदर है। टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद क्या होगा कि ये तो रेस्ट में रहेगा, हम आसानी से देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। टक्कर हुई, ये रेस्ट में रहेगा और ये पार्टिकल वापस अपनी जिस डायरेक्शन में आए उसके विपरीत डायरेक्शन में अपनी जिस वेलोसिटी से आए उस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना, विपरीत डायरेक्शन के अंदर। दूसरा केस, हम गेंद लें, गेंद को अर्थ के ऊपर अर्थ से टक्कर करवाएं या दीवार से टक्कर करवाएं तो क्या होगा, क्योंकि एक तो हमारा जो m1 पार्टिकल है वो तो गेंद हो गई, दूसरा m2 पार्टिकल है वो अर्थ हो गई, ठीक है ना, जो m1 से बहुत बड़ा है, ठीक है ना, या दीवार हो गई। तो उससे क्या होता है कि हम गेंद को जब टकराते हैं तो गेंद वापस हमारी तरफ आ जाती है, विपरीत डायरेक्शन में गति करती है, ठीक है ना, और जिस वेलोसिटी से वो जाती है उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ जाती है। लेकिन अर्थ के वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये केस यहाँ पे है। तो m2 ग्रेटर देन m1 तो और u2 इक्वल टू 0, तो u2 इक्वल टू 0 तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा हमेशा इसमें, और इसमें ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये v1 बचेगा, यहाँ पे ये v2 बचेगा, ओके। तो ये v1 और v2 की वेलोसिटी ये होगी। इसी के साथ पहला केस ये होगा। दूसरा, इसमें भी हम m2 ग्रेटर देन m1 लगाएं तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि v1 इक्वल टू जो m2 है उसको हम कॉमन ले लें, बहुत ज़्यादा जो मास है उसको हम कॉमन ले लें, तो ये m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन यहाँ से m2
m1 अपॉन m2 प्लस 1 और ये u1 वेक्टर है। ओके, तो ये m2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए m1 अपॉन m2, इससे यदि आप निकालोगे m2 अपॉन m1 ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है m1 अपॉन m2 की, या सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ से m2 कॉमन लिया, m1 अपॉन m2 माइनस m2, हाँ यहाँ पे हमको m1 अपॉन m2 की वैल्यू चाहिए, सॉरी m1 अपॉन m2, m1 इसमें ये m2, ठीक है ना। तो ये हो गया लेस देन 1, ठीक है। तो ये 1 है और ये m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू जो है 1 से बहुत कम है, देखो यहाँ से, है ना, बहुत ही कम है 1 से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो ये v1 वेक्टर इक्वल टू माइनस u1 वेक्टर, पहली, ठीक है। दूसरी v2 वाला देखो, v2 वाला केस लोगे तो ये 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ से m2 को कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू 2m1 अपॉन m2 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। m2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो m1 अपॉन m2 प्लस 1 और ये u1 वेक्टर। तो यहाँ पे देखो ये m1 प्लस m2, इसका तो ये तो दोनों, ये तो बहुत छोटा है m से, तो ये तो इसको हम 1 के इक्वल मान सकते हैं, प्लस m1 अपॉन m2, m2 m1 की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इन्फिनिटी है, ठीक है, इसको इन्फिनिटी मानेंगे। तो ये इन्फिनिटी है, तो जब इस ज्यादा का भाग हमें लगेगा तो ये ऑलमोस्ट 0 आएगा, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 0 या बोले तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये v2 की वैल्यू जो होगी, v2 की वैल्यू जो होगी 0 मिलती है। इससे क्या पता चला कि जब हम भारी कण को किसी छोटे कण से टकराएं, ठीक है ना, किसी दीवार से टकराएं, ओके, तो दीवार जहाँ है वहाँ की वहाँ रहेगी, ठीक है ना, इसमें कोई उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं आएगा, वेलोसिटी में, संवेग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटा पार्टिकल है वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक ना, पहले u1 वेलोसिटी थी और टक्कर के बाद भी u1 वेलोसिटी ही है, माइनस बता रहा है कि वापस लौट आता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति थी। नाउ अब यदि हम स्थिति 4 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे अब लेस देन m2 लेस देन m1 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और u2 इक्वल टू 0 हो। तो इस स्थिति में देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसको ध्यान से समझना और इसको डेली लाइफ में अप्लाई भी करना, इसको डेली लाइफ में अप्लाई भी करना, ध्यान से समझना। इसमें देखो केस क्या है कि एक छोटा पार्टिकल है और एक बड़ा पार्टिकल है, ठीक है ना, एक छोटा पार्टिकल है और एक बड़ा पार्टिकल है। तो ये जो छोटा पार्टिकल है वो रेस्ट में है, ओके। यहाँ पे अब जो हो रहा है वो उल्टा हो रहा है कि एक बड़ा पार्टिकल है और एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वैल्यू, ये जो छोटा पार्टिकल है ये रेस्ट में है, ठीक है ना, u2 इक्वल टू 0, m2 और इसका मास है m1 ग्रेटर देन m2, ठीक है ना, m1 m2 से बहुत बड़ा है, ठीक है। ये तो इस पोजीशन के अंदर क्या होगा, तो जब इनमें टक्कर होगी तो टक्कर के बाद क्या होगा, देखो हम इसमें डेली लाइफ में देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है।
जैसे ये आएगा इससे टकराए, ये रेस्ट में है छोटा पार्टिकल और ये चल के आ रहा है, ठीक ना, मस्त होते हुए, और ये इससे जैसे ही टकराया, टक्कर के बाद क्या होगा, ये तो अब जिस वेग से चल रहा है उसी से चलता रहेगा, क्योंकि इसको तो इससे चींटियां हैं, हाथी के सामने चींटियां आएगी तो उसका कोई फर्क पड़ता है ना, वो तो मस्त होगी वैसे की वैसे चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी में चींटियों का थोड़ी फर्क पड़ता है। लेकिन यदि वो चींटियों की टक्कर करता है तो चींटियां जो है वो डबल वेलोसिटी से, इसका जो वेग है, ठीक है ना, इसके वेग से डबल वेलोसिटी से ये मूव करता है। देखिए यहाँ पे V1 क्या है, ये है, तो यहाँ से M1 माइनस M2, M1 को कॉमन लो, 1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 U1 वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो M2 अपॉन M1, यहाँ से देखो तो M2 अपॉन M1 लेस देन 1, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बहुत कम है। M2 अपॉन M1 की वैल्यू 1 से बहुत कम है, ठीक ना। इसका मतलब हम इसको, ये M1 से M1 कैंसिल हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो V1 है, V1 किसके इक्वल है, U1 के, ठीक है, U1 के, मतलब जो बड़ा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है ना, वो टक्कर करेगा और टक्कर करने के बाद अपनी जिस डायरेक्शन में वो चल रहा था उसी डायरेक्शन में वो सीधा चलता रहेगा, इसका मतलब ये है, ओके। दूसरा देखिए V2, जो ये पार्टिकल पहले रेस्ट में था, ठीक ना, छोटा वाला पार्टिकल पहले रेस्ट में था, अब इसके साथ इसका क्या हाल होता है, V2 इक्वल टू 2m1 अपॉन ये m1 यहाँ से कॉमन लिया तो ये 1 प्लस m2 अपॉन m1 और ये u1, तो m1 से m1 कैंसिल हो गया और ये m2 है, एक की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ये इस वैल्यू ऑलरेडी 1 मान ली, तो क्या मिलेगा यहाँ पे V2 मैक्सिमम इक्वल टू ये 2, ये तो 2 बच गया और ये u1 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला पार्टिकल है, जब ये बड़ा पार्टिकल इससे टक्कर करता है तो इसकी वेलोसिटी इसकी u1 वेलोसिटी का डबल हो जाएगी। ये जो v2 है ये 2u1 से गति करेगा। तो तब मैं बोल रहा था कि ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है, यदि ये रूल आप हमेशा ध्यान रखोगे तो जब रोड क्रॉस करते हो आप या रोड के किनारे पे खड़े रहते हो तो उसका ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि जो साधन आते हैं, वाहन आते हैं, आपके ट्रक है, बस है, गाड़ियां हैं, वो आपके मास से, उनके अंदर उनका जो द्रव्यमान है, मास है, वो आपके मास से बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो आपसे टक्कर करती हैं तो यदि वो 50 की स्पीड में आपसे टक्कर कर रही है, ठीक है ना, एक बस आ रही है या कोई भी गाड़ी है, बोलेरो है, कोई भी है ना, स्कॉर्पियो है, वो 50 की स्पीड से आपसे टक्कर कर रही है तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100। आप 100 की स्पीड में जाके कहीं पे दीवार होगी तो दीवार से टक्कर खाओगे, रोड पे गिरोगे तो रोड से 100 की स्पीड से टक्कर खाओगे। 25 की स्पीड में यदि वो टकराती है तो आपकी स्पीड 50 हो जाएगी, ठीक है, जस्ट डबल हो जाएगी। तो यदि डबल हो गई और फिर डबल वेलोसिटी के साथ आप किसी चीज़ से टकराओगे तो पता है ना क्या होगा, चकनाचूर हो जाओगे, ठीक है। जैसा कि आप रोज देखते हो, आज वहाँ एक्सीडेंट हुआ, आज वहाँ एक्सीडेंट हुआ, और फिर उनकी जो तस्वीर देखते हो तो उनकी देखकर हालत पता चल जाती होगी, कुछ तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? यदि इस स्पीड से पहले वो जो टक्कर करने वाली गाड़ी होती है वो 70-80 से कम तो आती नहीं होगी, उसी स्पीड से आती है, और जब टक्कर करती है तो सामने वाले का वेलोसिटी और भी डबल हो जाता है, और जब वो उससे टकरा कहीं पे गिरता है तो फिर क्या बचेगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हो। जब भी रोड क्रॉस करो, रोड के किनारे के पर खड़े रहो तो इस बात का ध्यान रखना कि संभल कर खड़े होना या दूर जाके खड़े होना, जिससे भी कोई आसपास से कोई गुजर रही है तो
वो आसानी से गुजर जाए आपको बिना टच किए ही। तो यदि थोड़ा सा भी टच हो गया तो उसका ये नतीजा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टच होने पर ही ये नतीजा हो जाएगा। ओके, तो ये जो स्थितियाँ थी ये आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।